आप सभी का स्वागत है इस कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में। आज हिंदी व्याकरण के समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। समास हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ है समास, जो आपको बीपीएससी, एयू और अन्य परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। और यह स्पेशल जो अभी 10th और 12th सेंटर एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें यह उपयोगी होंगे। इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और यह सूचना के रूप में देखें कि समास है क्या, समास के कितने भेद हैं, समास के कौन से भेद किस नाम से जाने जाते हैं और उस समास पद का क्या अर्थ है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। तो यहाँ मेरे साथ लिखे समास। समास का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। या ऐसे पद जो अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, कई पद जो अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं, वे पद समास कहलाते हैं। जैसे यहाँ हो गया मृग के समान नयन, तो इसका अर्थ है मृग नयनी। शक्ति के अनुसार तो हो गया इसका समास पद यथा शक्ति। रात और दिन और दोनों पद को मिला दिया जाए तो ये होता है रात दिन। रात दिन। राजा का कुमार तो इसका हो गया राजकुमार। जैसे हो गया पैकेट मार, तो इसका पैकेट यानी पैकेट को मारने वाला, पैकेट को मारने वाला। तो यहाँ पर देखते हैं कि पैकेट को मारने वाला यानी पैकेट मार, तो ये इसका अर्थ है। यानी ये पद जो है विभक्ति सहित है, और इन विभक्ति सहित जो विभक्ति लुप्त हो जाता है, इसके विभक्ति जैसे यहाँ पैकेट को मार, तो यहाँ हो गया पैकेट मार, यहाँ को क्या हो गया लुप्त हो जा रहा है। राजा का कुमार तो सीधा हो गया राजकुमार, यानी का लुप्त हो गया। तो कहा जा सकता है कि विभक्ति के ऐसे पद जो कई पद अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाता है, उसे समास पद कहते हैं। तो ये कहलाते हैं समास। और समास क्या है? तो समास एक पद है। समास की विशेषता लिखा जाए, समास की विशेषता, समास की निम्न विशेषताएं हैं, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं निम्न है। तो समास की विशेषता में आप पहला जान सकते हैं कि यह कई पदों के मेल से बने होते हैं। सामान्य तौर पर समास पद दो पदों के मेल से बनते हैं। पद अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं। समास पद बनाने के लिए समास पद में जो जिन पदों के मेल से बनते हैं, उनमें कभी पहले पद की प्रधानता होती है, तो कभी दूसरे पद की प्रधानता होती है, तो कभी अन्य तत्व पद की प्रधानता होती है, अन्य चीज़ों की प्रधानता होती है। न पहले पद की प्रधानता, न दूसरे पद की प्रधानता, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। समास की अगला आप लिखेंगे, समास पद के मुख्य 6 भेद है। कितने भेद है? तो 6 भेद है। 6 भेद कौन कौन है? यानी हम पद को, समास के पद को 6 रूपों में देखा जा सकता है या देख सकते हैं। तो समास के 6 मुख्य 6 भेद है। पहला भेद की बात किया जाए तो आसानी के लिए मैं बता दूं, द्विगु, इसके बाद है
द्वंद्व, द्वंद्व अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष के बाद कर्मधारय, और छठा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। इसके अलावा एक अन्य है जो आपको कभी देखने के लिए मिल सकता है, या यह संस्कृत में प्रायः पूछे जाते हैं इनसे, तो अन्य का है नया समास, नया समास। तो ये समास है, और इस समास की कौन से पद प्रधान होते हैं इसके बारे में यहाँ मैं लिख रहा हूँ। पद की प्रधानता, पद की बात किया जाए तो पहले आप पद जानेंगे कि समास के पद का क्या अर्थ है। तो समास के पद का अर्थ है, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं रात दिन, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ रात और दिन है, यानी दो पद है। तो ये दो पद मिलकर रात दिन एक समास पद हुआ, और इस समास पद के पहला पद, इसे आप प्रथम पद कह सकते हैं, पूर्व पद बोल सकते हैं, या पहला पद भी कह सकते हैं। रात दिन, जैसे रात दिन एक समास पद है, तो शुरू वाला पद, शुरुआती पद को प्रथम पद, पूर्व पद या पहला पद, इन नामों से जानते हैं। और जो दिन है तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी इसे आप बोल सकते हैं अंतिम पद, या पूर्व है तो ये हो जाएगा उत्तर पद, और पहला तो ये हो गया दूसरा पद। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो दूसरा पद है उसी को उत्तर पद कहा जाता है, और जो शुरू का पद है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। इसके अलावा और भी समझेंगे, जैसे हो गया नील कमल, नील कमल, जिसका अर्थ होता है नील है जो कमल, यानी नीला है जो कमल। तो इस नील में और ये कमल दो पद है, आप देख रहे हैं, नील पहला और कमल दूसरा पद है। तो नील को आप कह सकते हैं पूर्व पद, कमल को कहेंगे उत्तर पद या बाद वाला पद। उत्तर का अर्थ होता है दूसरा या बाद वाला पद, और ये नील का मतलब हो गया पूर्व पद। तो ये नील कमल है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक समास पद में पहले पद को पूर्व पद, दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं, और कभी पहला पद की प्रधानता होती है तो कभी दूसरा पद की, तो कभी किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख रखा है, समास पद के 6 भेद, और कौन से पद इसकी प्रधानता होने वाला है, कौन सा पद प्रधान होता है, इसके बारे में यहाँ हम लिख रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए कि समास पद आखिर पढ़ा क्यों जाता है, इसका क्या उपयोग है जीवन में, ये समझना जरूरी है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हिंदी के अच्छे अच्छे पद या शब्दावली कह लीजिए, या शब्द के अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ जानने के लिए समास पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ बतलाया कि नील कमल यानी नीला है जो कमल, रात दिन यानी रात और दिन। यहाँ लिख रखा है यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, मृग नयनी यानी मृग के समान, नयन यानी आंखें। तो समास हिंदी शब्द को व्याख्या करने में, उसके अर्थ निकालने में, और अर्थ के बहुलता को समझने में, तथ्य को समझने में मदद करता है। इसलिए समास पढ़ना चाहिए, और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ द्विगु है, अब यहाँ ये बतला दे रहे हैं कि कौन से पद प्रधान होते हैं। तो द्विगु में आपका उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर का मतलब हो गया बाद वाले पद। द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, नाम भी है द्वंद्व, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों की। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है,
तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय में किसी पद की प्रधानता न होकर एक पद उपमा और दूसरा पद उपमेय या एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य के रूप में जाने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि कर्मधारय में जो पद है उपमा उपमेय और विशेषण विशेष्य प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में किसी पद की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य या आप कह सकते हैं बाहरी पद की प्रधानता होती है। तो इसे आप ख्याल रख सकते हैं, या इसके विस्तृत जब इसे भेद बाय भेद पढ़ेंगे तो अच्छे से आप जान जाएंगे कि कौन से पद प्रधान होते हैं। द्विगु में उत्तर पद की प्रधानता, द्वंद्व में दोनों पद और अव्ययी भाव में पूर्व पद। तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और यह क्यों इस पद की प्रधानता हो रही है, भेद बाय भेद हम लोग आगे सीख रहे हैं, आगे लिखेंगे, आप देखेंगे। द्विगु समास, तो समास के भेद की परिभाषा और उदाहरण दे रहे हैं। द्विगु समास आप आसानी से पहचान सकते हैं। द्विगु समास में पहले लिख ले कि इस समास में, यानी द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, और इसके पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके पूर्व पद संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है इसके पूर्व पद। जैसे इसका उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे हो गया पंचवटी, त्रिफला, दोपहर के अलावा है जैसे त्रिलोकी, त्रिलोचन, पसेरी, यानी जिसके शुरू में संख्या हो। जैसे हो गया चतुरानन, जैसे और हो गया दशानन, यानी इसके शुरू में संख्या है। इसके शुरू में क्या है? संख्या होती है। जैसे पंच, त्रि, दो, त्रि, चतुर, 10। तो इसे आप पहचान जाइएगा कि द्विगु समास है, यानी जिस समास के पूर्व पद पहला पद संख्या होती है तो संख्या वाले द्विगु समास है। इसका विग्रह कर दे, यानी अर्थ बता दे कि पंचवटी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ एक ही समास का है, यानी एक ही समास का पद है, इसका अर्थ भी एक ही ढंग और शैली में दिया जाता है। जैसे पंचवटी, इसका अर्थ हो गया 5 वाटों का समूह, 5 वाटों का समूह। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। दोपहर यानी 2 पहरों का समूह। इसी प्रकार आप आगे लिख लीजिएगा, त्रिलोकी 3 लोकों का समूह। चतुरानन 4 आननों का समूह, 4 आननों का समूह। इसमें आप देख रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि समास के किसी भी पद का जब अर्थ निकाला जाता है तो एक समास पद यानी समास के एक भेद का एक ही शैली में अर्थ निकाला जाता है, उसका विग्रह किया जाता है। जैसे आप द्विगु को देख रहे हैं, सब का अर्थ जो है, विग्रह जो है, एक ही शैली में दिया जा रहा है, समूह करके द्विगु के बाद द्वंद्व समास देखेंगे, यानी ख। द्वंद्व समास का मतलब है कि इस समास में, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच
और छिपा रहता है, छिपा रहता है। और दोनों पदों के बीच में योजक का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? योजक का चिन्ह होता है। जैसे इसका उदाहरण है द्वंद्व समास का, जैसे हो गया रात दिन, रात दिन। रात दिन का आप विग्रह कीजिएगा, रात और दिन, रात और दिन, तो इसका नाम है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह है। और इस चिन्ह के हटने पर आप और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और। तो इस शैली वाले पद, जैसे रात दिन हो गया, इसके अलावा सुबह शाम हो गया, दाल रोटी हो गया, दाल रोटी या दाल भात हो गया, माता पिता हो गया, माता पिता, भाई बहन या राम श्याम हो गया, राम श्याम, या ऊपर नीचा हो गया। तो ये जो उल्टा शब्द है दिख रहा है, उल्टा टाइप का जो शब्द है, जैसे उल्टा पुल्टा, या पानी वानी, पानी वानी, तो ये पानी, हाँ, तो ये जो समास है, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक समास का उदाहरण एक ही जैसा है और इसका विग्रह करने का शैली, अर्थ लगाने का शैली भी एक ही जैसा है। तो इसके अर्थ से आप भेद पकड़ सकते हैं या इसके उदाहरण के एक समान शैली को परखते हुए परख सकते हैं। कौन समास? तो ये है द्वंद्व समास। तो दाल रोटी का विग्रह अर्थात अर्थ हो गया, ये तो सिंपल है, दाल और रोटी, दाल और रोटी। इसके अलावा है माता पिता, माता और पिता, भाई बहन है तो भाई और बहन। इसी तरह आप अपने स्तर से इसका अर्थ लगा लीजिए, लिख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। द्वंद्व द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास। अब हम बताएंगे आपको और ही अच्छे ढंग से समास, अव्ययी भाव समास। तो अगला समास को समझने के लिए यहाँ देखिए, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बताने से पहले मैं आपको बता दें, यहाँ लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपको ये लिखना है कि इस समास के पूर्व पद अव्ययी होता है। क्या होता है? अव्ययी होता है। और इस प्रकार पूर्व पद प्रधान होते हैं, प्रधान होता है। इसका उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हो गया यथाशक्ति, यथासंभव, जैसे हो गया आजन्म, जैसे हो गया और प्रतिदिन, और जैसे उदाहरण है प्रति माह, उपनगर, उपगंगा। तो इसका भी उदाहरण देखिए, सब एक ही शैली का है। यानी इस समास के पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय। अब यहाँ शब्द है एक अव्यय। क्या है? अव्यय। आप लोग गणित में पढ़े होंगे कि व्यय का अर्थ होता है खर्चा, यानी व्यय माने खर्चा, अव्यय माने खर्चा न, माने हिंदी के ऐसा शब्द जो ज्यों क्या त्यों होता है, न बढ़ता है और न घटता है, यानी अव्यय होता है। और अव्यय शब्द कौन कौन हो सकते हैं हिंदी शब्द के? तो जैसे हो गया प्रति, आप कहीं पर भी देखें तो प्रति ही लिखाता है, इसका कोई रूप नहीं चलता है, और न ये एक वचन या बहुवचन से इसका कोई फर्क होने वाला है। जैसे हो गया प्रति, जैसे हो गया उप, जैसे हो गया आ, और जैसे हो गया और अनु, या जैसे हो गया बे। तो ये सब जो शब्द है अव्यय है। अव्यय का मतलब उपसर्ग है। ये सब का सब क्या है? उपसर्ग वाला है, या न खर्च होने वाला है, ज्यों के त्यों रहने वाला शब्द है, जो अव्ययी भाव
पद के अव्ययी भाव समास के पूर्व पद ऐसा होते हैं, जैसे हो गया यथा, आ, प्रति, प्रति, उप। तो यही सबसे बड़ा पहचान है कि जिस पद के पूर्व पद अव्ययी होते हैं वह अव्ययी भाव समास हो कहलाते हैं, और इसी कारण से इसका पहला पद अव्ययी होता है। इसका पहला पद की प्रधानता होती है, पहला पद प्रधान होते हैं। तो अव्ययी भाव समास के पहला पद प्रधान होते हैं, तो इसका अर्थ जो है देखिए, जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथासंभव यानी संभव के अनुसार, संभव के अनुसार, आजन्म यानी जन्म भर, प्रतिदिन यानी इसका हो जाता है दिन दिन प्रति, दिन दिन प्रति। उसी तरह प्रतिमाह यानी माह माह प्रति, उपनगर यानी नगर के समीप, नगर के समीप। तो इसका अर्थ जो है इस तरह से निकाला जाता है, विग्रह किया जाता है। तो समास पद को अर्थ बताना, उसके अर्थों में लिखना ही विग्रह कहलाता है। अव्ययी भाव समास के बाद आपको अब बताएंगे तत्पुरुष, बहुव्रीहि बता दे रहे हैं, बहुव्रीहि समास। ग है घ, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में लिखेंगे कि इस समास में किसी पद की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, या अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में किसी पद की प्रधानता न होकर अन्य पद प्रधान होता है। जैसे इसका उदाहरण है चक्रपाणी, चक्रपाणी। जैसे इसका उदाहरण है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। इसका उदाहरण है लंबोदर, लंबोदर। जैसे इसका उदाहरण है नीलकंठ। जैसे इसका उदाहरण है नीलकंठ, चंद्रशेखर, लंबोदर, चक्रपाणी, एक दंत। जैसे इसका उदाहरण है चतुरानन, चतुरानन। जैसे इसका उदाहरण है दशानन। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, एक शैली का उदाहरण है। इसमें क्या है, तो अव्ययी भाव समास के पूर्व पद सभी में अव्यय था, ये इसका पहचान था। और बहुव्रीहि समास में आप ऐसे परख सकते हैं कि ईश्वर वाला यानी देवता वाला पद, जो देवता के लिए उपयोग किया जाता है पद, वे तमाम पद बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। देवता या किसी महान पुरुष के जो पदवी वाले नाम होते हैं, उपनाम होते हैं, वे सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो बहुव्रीहि समास के परखने का इसका भी दो है, एक उदाहरण से, दूसरा इसके अर्थ से। उदाहरण कैसा है, तो उदाहरण इसका ईश्वर यानी देवता के नाम वाला है। जैसे हो गया चक्रपाणी, तो चक्रपाणी किसे कहते हैं, विष्णु जी को, है ना। न इसमें चक्र और न ही पानी की विशेषता है, इसमें चक्रपाणी का अर्थ विष्णु होते हैं, अर्थात विष्णु, है ना। तो अन्य पद विष्णु की प्रधानता हो जाता है। तो चक्रपाणी का अर्थ है कि चक्र है, पानी माने होता है हाथ, पानी माने होता है हाथ में जिसके, जिसके। ये चंद्रशेखर का अर्थ हो गया चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर पर जिसके। लंबोदर का अर्थ हो गया लंब है, उदर का अर्थ होता है पेट, उदर जिसके। तो आप देख रहे हैं जिसका जिसके अंत में लग रहा है, और इस तरह से विग्रह हो रहा है। विग्रह यानी इसका अर्थ बताने का भी शैली, स्टाइल एक जैसा है, और इसका उदाहरण इस प्रकार है। नीलकंठ में हो जाएगा नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका। एक दंत, जिसका दांत एक दंत वाले गणेश जी। तो यहाँ पर लिख ले, चक्रपाणी का अर्थ हो गया चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान यानी विष्णु जी। तो विष्णु जी, विष्णु। और चंद्र है शेखर पर जिसके यानी शिव जी,
यानी शंकर जी, शंकर जी। लंब है उदर जिसके यानी गणेश जी। तो इस प्रकार है। नीलकंठ एक दंत चतुरानन, एक इसका हम विग्रह कर दे रहे हैं चतुरानन, यानी इसका विग्रह हो गया चतुर है आनंद जिसके, चतुर है आनंद जिसके, अर्थात होता है ब्रह्मा जी। कौन सा भगवान? यानी ब्रह्मा। तो चतुर है आनंद जिसके यानी ब्रह्मा जी, तो ये हो गया चतुरानंद। और द्विगु में भी मैं बतला रखा था कि चतुरानंद द्विगु समास है, दशानंद द्विगु समास है, और यहाँ पर भी लिख रखा है बहुब्रीहि समास। तो चतुरानंद और दशानंद आप ये द्विगु भी हो सकता है, द्विगु समास भी, तो कभी बहुब्रीहि समास भी, और इसके अर्थ पर डिपेंड करता है या कौन सा समास है। जैसे चतुरानंद का अर्थ हुआ चतुर है आनंद जिसके, यानी चार है सिर जिसके, आनंद का अर्थ होता है सिर जिसके, है ना। तो अर्थात ब्रह्मा जी होता है। और द्विगु समास में इसको क्या तोड़ना सिखाए थे, अर्थ बताना क्या सिखाए थे, बताए हैं कि चार है, चार आनंदों का समूह, दशानन यानी 10 सिरों का समूह, और यहाँ दशानन का मतलब हो गया 10 है आनंद जिसके, क्या 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो इस प्रकार ये रहा बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। इसके बाद अव्ययीभाव समास ये रहा, बहुब्रीहि समास इस टाइप के रहा। बाकी जो छोड़ दिए हैं उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लिखकर अपने से लिखिए। फिर इसके बाद बता रहे हैं कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। अब आपको सूचना दे रहे हैं तत्पुरुष समास के बारे में, बतला रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप जानेंगे कि इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, या इसे आप कहेंगे इस समास में उत्तर का अर्थ होता है बाध वाला, यानी दूसरा पद प्रधान होते हैं, प्रधान होता है किसका? तो तत्पुरुष में इस समास में उत्तर पद यानी बाध वाला पद प्रधान होता है। और ये इस टाइप का होता है, जैसे हो गया राजकुमार, जैसे हो गया, और देशभक्त या पैकेट मार, जैसे और हो गया चिरीमार, जैसे हो गया हस्तलिखित, जैसे और हो गया देशभक्त, जैसे और हो गया पथ भ्रष्ट। तो यहाँ पर है राजकुमार, पैकेट मार, और इसका विग्रह आप देखिए किस प्रकार हो रहा है। राजकुमार जैसे राजा का कुमार, यानी राजकुमार का अर्थ है राजा का कुमार। पैकेट मार का अर्थ हो गया पैकेट को मार या मारने वाला। चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला, या चिड़ियों को मार। हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित। देशभक्त अर्थात इसका अर्थ हो गया देश के लिए भक्त। पथ भ्रष्ट का अर्थ हो गया पथ से भ्रष्ट। तो ये तमाम अर्थ हुआ इसका। अब इसका विग्रह को समझे, विग्रह को ध्यान से देखिए। जैसे राजकुमार में राजा का यानी ये आ गया का, पैकेट को यानी को, चिड़ियों को, हस्त से यानी से, देश के लिए और पथ से। तो यहाँ पर जितने भी ब्लैक मार्कर के अंडरलाइन जो भी शब्द है उस सब को ध्यान से देखिए। तो यह व्याकरण के इस खंड से यह संबंधित दिख रहा है। तो ये दिख रहा है के लिए, से, को, का, ये कारक में आप लोग पढ़े होंगे कारक चिन्ह। तो ये कारक चिन्ह में विग्रह किया जाता है किसको? तत्पुरुष को। यानी इस समास में बाध पद प्रधान होता है, एवं चाहे और इसका विग्रह यानी अर्थ कारक चिन्हों के साथ होता है, लिखा जाता है, बोला जाता है या पढ़ा जाता है। कारक चिन्हों के साथ। कारक चिन्ह कौन हो गए? तो ये सब है कारक चिन्ह।
तो तत्पुरुष समास में आप देख रहे हैं इस शैली से है और इसका अर्थ कारक के रूप में टूट रहा है। तो इस आधार पर आप परख सकते हैं ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। इस बात को मैं यहाँ आपको बतला रहा हूँ आसान शैली में कि तत्पुरुष के कौन कौन से और भेद हो सकते हैं। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास के उदाहरण और उसका विग्रह कारक के रूप में हो रहा है और कारक 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार तत्पुरुष समास भी 8 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। तो ये तत्पुरुष कारक से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर आप कारक लिखें, यानी कारक के भेद, और यहाँ पर चिन्ह लिखें। चिन्ह हो गया और ये कारक हो गया। कारक में आपने क्या पढ़ रखा है? कर्ता ने कर्म को करण से यानी के द्वारा, और एक है संप्रदान को के लिए, और इसके बाद है अपादान, अपादान से अलगाव के भाव में, संबंध, संबंध का के की रा रे री, और यहाँ है अधिकरण, अधिकरण, और 8वां होता है संबोधन, संबोधन। संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, अरे, अजी। अधिकरण में और पर, इसका पहचान है, यानी जिस वाक्य में और पर दिख जाए तो उसके पहला अधिकरण कारक होते हैं। तो यह कारक है, आप इसे पढ़े होंगे, और यह कारक के चिन्ह है। चिन्ह से हम लोग कारक पहचान सकते हैं, या कारक से उसके चिन्ह को याद रखना पड़ता है। तो ये आपका क्या है? कारक है। और कारक को ही विभक्ति कहा जाता है। कारक को ही क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। यानी संस्कृत शब्द में कारक को विभक्ति कहा जाता है, और विभक्ति का अर्थ होता है कारक के चिन्ह सहित वाले शब्द। तो विभक्ति कर्ता को, ये पहला है तो आप लिख सकते हैं कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, और अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, और अधिकरण का नंबर है 7 यानी सप्तमी, और संबोधन का संबोधन। तो इसे ऐसा करके लिखना विभक्ति कहलाता है, या कारक के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। जब आप संस्कृत में तत्पुरुष पढ़ेंगे तो वहाँ कर्ता कर्म करण के जगह पर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी देखने के लिए मिलेगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि कर्म को ही द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी। हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तो समास में पहला और अंतिम भेद को नहीं लिया जाता है। जो बच गया द्वितीया, तृतीया यानी कर्म से लेकर अधिकरण, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। यानी ये 6 रूपों में समझा और लिखा जाता है, समझा जाता है। तो इस प्रकार तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। वह 6 प्रकार के कौन होते हैं? तो ये कर्म है, यानी कर्म कारक, यानी कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। एक ये भेद हो गया। एक हो गया करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अगला हो गया संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और अगला है अपादान तत्पुरुष, संबंध यानी संबंध कहिए या षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। और यहाँ हो गया अधिकरण तत्पुरुष। और इसको कैसे परखिएगा? तो आसान है, इसके चिन्ह से। यानी जिस विग्रह में, जिस समास पद के अर्थ में और पर आ जाए तो आप समझ जाइए कि अधिकरण तत्पुरुष है। जिस तत्पुरुष के विग्रह में अर्थ निकालने में का के की प्रकट हो, का के की का आगमन हो, यानी का के की आवे
तो संबंध तत्पुरुष है, और से अलग होने की भाव में दिखता हो तो वह अपादान तत्पुरुष कहलाएंगे। और के लिए वाला संप्रदान, से के द्वारा के अर्थ में करण, और को वाला को कर्म तत्पुरुष समझेंगे। तो इस प्रकार देखें कि तत्पुरुष 6 प्रकार के हो जाता है, यानी 6 प्रकार में देखा और समझा जाता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, दोहराइए मेरे साथ, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद जो है अब मैं 6 तत्पुरुष के बारे में आपको बता रहे हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद को देखेंगे कि 6 भेद कौन कौन है। तो पहला भेद क्या बतलाए हैं आपको, कर्म तत्पुरुष। तो आप यहाँ लिखे कर्म तत्पुरुष, और इसका चिन्ह क्या है, पहचान क्या है। तो पहचान है को, यानी विग्रह में को अर्थ आएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे हो गया पैकेट मार, क्या हो गया, जैसे पैकेट मार। जैसे हो गया सिर तोड़, सिर तोड़। जैसे हो गया चिरी मार। तो इस तरह के पद कर्म तत्पुरुष कहलाते हैं। इसका विग्रह देख लीजिए, जैसे पैकेट मार यानी पैकेट को मारने वाला या मार। सिर तोड़ को इसी तरह आप लिख लेंगे, चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला। तो हो गया कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के बाद होगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का लक्षण है के द्वारा या से के अर्थ वाला। जैसे इसका उदाहरण हो गया हस्तलिखित या रस भरा, रस भरा, हस्तलिखित, हस्तलिखित। हस्तलिखित के अलावा करण तत्पुरुष में होगा जैसे रस भरा, हस्तलिखित, मुख हस्तलिखित, मद माता, रस भरा, मद माता। तो इसका अर्थ हो गया रस से भरा, रस के द्वारा भरा हो गया। हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित हो गया। मद माता यानी मद से माता। तो ये हो गया करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के बाद आता है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का पहचान है, इसके विग्रह में के लिए अर्थ प्रकट होगा। जैसे हो गया देशभक्त, देशभक्त यानी देश के लिए भक्त। जैसे और हो गया देशभक्त के अलावा स्नान घर, स्नान के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। जैसे और भी है, जैसे हो गया शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षालय यानी शिक्षा के लिए आलय। तो देशभक्त का अर्थ हो गया देश के लिए आलय, देश के लिए भक्त या देश के लिए भक्ति। स्नान घर यानी स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यानी आप देख पा रहे हैं, शिक्षालय कर लीजिएगा, शिक्षा के लिए आलय। तो आप देख पा रहे होंगे कि तत्पुरुष समास में कारक रूप के साथ अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इसे तत्पुरुष कहा जाता है। तत्पुरुष में भी कौन सा भेद है उसे भी आप बतला पाएंगे जब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के बोध में, ये याद कर ले रहे हैं तो आपके विग्रह करने में भी सहायक होंगे, यानी सहायता करेगा। अर्थ प्रकट करने में भी, अर्थ बताने में भी आपको यह सहायक सिद्ध होगा, और इसके भेद बताने में भी सहायक सिद्ध होगा। तो संप्रदान कारक के बाद 2 और तत्पुरुष रह गया है, उसका नाम है अपादान और संबंध तत्पुरुष। यहाँ बतला दे रहे हैं कौन है, पंचमी यानी अपादान। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष यानी से अलगाव के बोध वाला होना चाहिए। जैसे हो गया पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। इसके अलावा हो गया पदच्युत, पथ भ्रष्ट हो गया, धनहीन हो गया, धनहीन, बुद्धिहीन, पद
च्युत। पथभ्रष्ट का अर्थ हो गया पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग हो गया, भ्रष्ट हो गया। अलगाव के बोध वाला रहे तो अपादान कारक। धनहीन यानी धन से हीन, धन से हीन, धनहीन, धनहीन। पदच्युत माने पद से च्युत। इसी तरह ढेर सारा होगा, जैसे हो गया दृष्टिहीन, बुद्धिहीन। तो ये रहा आपका तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यहां आप देख लें, संबंध यानी संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जो अर्थ देगा का के की रा रे री वाला, यानी संबंध तत्पुरुष का पहचान है। जैसे हो गया राज कुमार, इसका अर्थ हो गया राजा का कुमार, राजकुमारी, राजा की कुमारी। इसके अलावा हो गया देशपुत्र यानी देश का पुत्र, राजकुमार, राजपूत, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसके अलावा हो गया राजकुमारी, या ले लीजिए धाधी बाजार, तो धाधी का बाजार, धाधी का बाजार। तो इस प्रकार आपने देखा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और 6 भेद पर आपका पकड़ तब होगा जब आप कारक और कारक के चिन्ह याद कर पा रहे हैं। वैसे कारक के अर्थ में यानी कारक चिन्ह के साथ टूटने वाले, अर्थ प्रकट होने वाले पद तत्पुरुष पद होते हैं, यानी तत्पुरुष समास होते हैं। अब आप सीखेंगे कर्मधारय समास, ये रहा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद आप सीखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, अगला समास के बारे में जानेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय यह है, लास्ट है, 5 मैंने बता दिया, ये छठा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का अर्थ है, यानी ये जो 6 देखे हैं तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास का ही ये भेद है कर्मधारय समास। यानी आप लिख सकते हैं कि कर्मधारय समास कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। यानी यहाँ लिख दे रहा हूँ, कर्म तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास कहते हैं। इसका पद विशेषण विशेष से या उपमा में, उपमा उपमेय, रूप में क्या याद रखना है। तो कर्मधारय समास के बारे में आप याद रखेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास कहते हैं, और इसका जो पद है विशेषण विशेष के रूप में या उपमा उपमेय रूप में होता है। जैसे कर्मधारय समास है, जैसे हो गया नील कमल, नील कमल। एक और उदाहरण जैसे देख लीजिए, नर व्याघ्र, नर व्याघ्र, या महात्मा देख लीजिए, जैसे हो गया महात्मा। तो नील कमल का अर्थ हो गया नीला है कमल जो, यानी नील यानी नीला, और कमल तो कमल है, फूल है। महान आत्मा यानी महा अर्थात महान, और यहाँ है आत्मा। तो कर्मधारय समास में जो पद होते हैं, तो कर्मधारय समास में पहला और यानी प्रथम या उत्तर पद, या पूर्व या अंतिम पद उपमा उपमेय के रूप में या विशेषण विशेष के रूप में होते हैं। जैसे नील कमल है, तो कमल कैसा है, नीला है,
तो कमल की विशेषता है कि नीला है। तो नीला क्या है? विशेषण शब्द है। नीला क्या है? विशेषण है। और कमल क्या है? तो विशेष्य है। तो कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य के रूप में है। जैसे महात्मा, महान आत्मा। महान क्या है? तो महान विशेषण है। आत्मा क्या है? तो आत्मा विशेष्य है। या एक और रूप में देख सकते हैं, महान इसका उपमा है। और किसका उपमा दे रहा है? आत्मा के। ये हो गया उपमेय। उपमेय तो विशेष्य कहिए या उपमेय, विशेषण कहिए या उपमा। तो यही चीज लिखे हैं कि कर्मधारय समास में इसका जो पद होता है विशेषण विशेष या उपमा उपमेय के रूप में होता है। यहाँ के लगा लीजिए, के रूप में होता है। उपमा उपमेय क्या है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। या विशेषण विशेष क्या है, दोनों समझ आइएगा। जैसे गाय काली है। गाय क्या है? काली है। तो गाय आपका क्या हो गया? नाम हो गया, यानी ये आपका विशेष्य है। और विशेष्य का विशेषता क्या है? काली है। ये आपका क्या है? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। या गाय उपमेय है। उपमेय है। और काली क्या है? इसका उपमा है, एक तरह से देखा जाए तो ये रहा विशेषण विशेषण। तो जो पद यानी जो समास के पद विशेषण विशेष के रूप में होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, तो इसका उदाहरण भी इसी टाइप का है। जैसे हो गया महात्मा। जैसे हो गया महात्मा के बाद पुरुषोत्तम हो गया। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नहीं, सॉरी, महात्मा। जैसे हो गया नर व्याघ्र। नर व्याघ्र। मृगनयनी। जैसे हो गया और नीलकमल। और इसका अर्थ भी एक जैसा टूटता है। मृगनयनी, कमल चरण या चरण कमल। चरण ये महात्मा है। नर व्याघ्र, मृगनयनी, नीलकमल और चरण कमल। इसका विग्रह होगा जैसे महान पुरुष। महात्मा है यानी महान आत्मा। बस हो गया, ऐसे अर्थ लिख लीजिए। नर व्याघ्र यानी नर के समान, बाघ के समान। बाघ के समान नर। नर माने पुरुष। मृगनयनी यानी मृग के समान, मृग के समान नयन। नीलकमल यानी नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। चरण कमल यानी चरण कमल की तरह कोमल और पवित्र है। चरण कमल के समान। बाघ के समान नर यानी कमल के समान चरण या चरण कमल के समान। तो ये रहा कर्मधारय समास। हाँ, एक छूट गया है। कौन? सप्तमी यानी अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण, तो इसे यहाँ नोट कर लीजिएगा। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है, जैसे हो गया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। जैसे हो गया नरोत्तम। नरोत्तम। जैसे हो गया, तो पुरुषोत्तम का अर्थ हो गया पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। नरोत्तम माने नरों में उत्तम। और एक और लिख लीजिए, जैसे हो गया पुरुषोत्तम, नरोत्तम, परमेश्वर। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, ये इसमें आएगा। परमेश्वर किसमें आ जाएगा? इसमें, परमेश्वर। तो इस प्रकार रहा ये समास। अब जो है एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछते हैं इस पर एक दफ़ा देख ले रहे हैं। तो इसे आप एक बार या 2 बार 3 बार वीडियो को स्पीड बढ़ाकर आप कम समय में तेज़ी से देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को धार दे सकते हैं। और मैट्रिक की परीक्षा हो या 12th की परीक्षा हो या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा हो, इसमें ये आपको बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो ये रहा समास। एक पहला सवाल है कि समास विग्रह कर भेद का नाम लिखे। ये पहला क्वेश्चन है और ये MCQ क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसे अपने से वीडियो पॉज करके पहले बना लीजिए। फिर इसके बाद
मिला लीजिएगा कि समास विग्रह करके भेद का नाम लिखना है। तो पसेरी हो गया, पसेरी में 5 लिखा है, यानी 5 शेर को एक पसेरी कहते हैं। तो पसेरी यानी 5 शेरों का समूह, 5 शेरों का समूह। पसेरी में यानी 5 किलो होता है, यानी शेर माने 1 किलो। तो 5 पसेरी यानी 5 शेरों का समूह। तो यह कौन सा समास लग रहा है? यह समूह वाला कौन सा बतलाए हैं? तो संख्या वाला, जिसके संख्या हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। तन मन, तन मन, इसको क्या लिख सकते हैं? तन और मन, तन और मन। तो और लग गया तो कौन सा? दोनों पद की प्रधानता यानी द्वंद्व समास। दशानन, दशानन को आप 2 तरीका से आप लिख सकते हैं। ऐसे भी बता सकते हैं कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या हो गया? रावण। और यह समास कौन हो जाएगा? यह समास हो गया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो दशानन 10 है आनंद इसके, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यदि इसको आप विग्रह इस प्रकार करते हैं कि 10 आनन यानी 10 सिरों, आनन का समूह, आननों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्योंकि इसके शुरू में क्या है? 10 है। तो पूर्व पद यदि संख्यावाचक हो उसे क्या सिखाए हुए हैं? द्विगु समास। तो ऐसा पद भी है जो दोनों यानी दो या अधिक समास के भेद के उदाहरण भी होते हैं। जैसे हो गया दशानन, इसका देख रहे हैं एक बहुव्रीहि और दूसरे सेंस में द्विगु समास है। राजपुरुष, तो राजपुरुष का क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष। क्या लिखिएगा? राजा का पुरुष, यानी ये हो गया तत्पुरुष। आप इसे तत्पुरुष कहेंगे या संबंध तत्पुरुष, चूंकि संबंध में संबंध का के की, संबंध का के की, तो यहाँ का होने के कारण इसे आप संबंध तत्पुरुष बताएंगे या सीधा तत्पुरुष भी कह सकते हैं। पंचवटी, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 5 वाटों का समूह, 5 वाटों का समूह, यानी और इसके शुरू में पंच है, यानी यह कौन सा समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। उपगंगा, उपगंगा का अर्थ हो गया गंगा का समीप, गंगा के समीप। और उप है यानी उपसर्ग है, उपसर्ग वाला को कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। यानी इसके शुरू में पूर्वपद अव्यय है, अव्यय होने के कारण इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष तो हो गया इसका वर्ष वर्ष प्रति, वर्ष वर्ष प्रति। और ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में क्या है? अव्यय है। 2 माह संख्यावाचक है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। क्यों? इसका अर्थ हो गया 2 माहों का समूह, 2 माहों का समूह। लंबोदर यानी है लंब है उदर जिसका, जिसके, अर्थात गणेश जी, गणेश जी। शिक्षालय यानी इसका क्या अर्थ हो रहा है? शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए आलय। और शिक्षा के लिए आलय के लिए आ गया, जिसके कारण यह तत्पुरुष हो जाएगा। कौन? तत्पुरुष समास। और यहाँ के लिए है, इसलिए इसे आप कह सकते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह? इसका हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। यानी इसे आप कह सकते हैं कौन सा समास है? तो यह अधिकरण तत्पुरुष है। और यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 6-7 हो, तो परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है। तो ये रहा नीलांबर में कौन सा समास है? इसका अर्थ क्या हो गया है कि नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका यानी विष्णु, या नील है अंबर जो। तो अभी अभी समास में भी ये चला जाएगा, लेकिन यह सामान्य तौर पर नील है अंबर जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास। चूंकि यह भगवान वाला है, बहुव्रीहि समास। तो जो देवता वाला नाम था, जैसे लंबोदर है ना, और नीलांबर, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। बहुव्रीहि लिखेंगे, जवाब देंगे राजभवन। राजभवन को विग्रह कीजिए, अब तब इसका समास का भेद जानिए कौन सा समास है। राजभवन यानी राजा का भवन, राजा का भवन, यानी इसे आप बताएंगे तत्पुरुष, नहीं तो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। माता पितरों, इसका अर्थ है माता और पिता, माता और पिता। ये वाला कौन है? सब इसे सीखे हुए हैं। द्वंद्व समास, 2 या अधिक पदों के मेल से बना पद क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। लंबोदर पद का विग्रह क्या है? यानी लंब है उदर जिसका, लंब है
उदर जिसके विद्यालय में समास कौन है, तो विद्या के लिए आलय यानी के लिए कौन सा हो गया तत् पुरुष समास, नहीं तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो ये इस प्रकार रहा तत्पुरुष समास। इसे गौर से आप इसे अध्ययन कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस तरह से संपूर्ण समास के पूरे भेद और उसके उदाहरण को मैंने बतलाया। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।